हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो आज चल रहा था क्विक रिवीजन यूपी टेट का 2000 जो 23 जनवरी 2022 को पेपर होने को है, तो उसका हम क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसी के तहत एक ईवीएस का पोर्शन, ईवीएस को हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है ईवीएस का, तो हम ईवीएस का क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इसके अलावा और भी क्लासेस हमारी चल रही हैं, मैथ की चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, हिंदी की भी शुरू हो रही है क्लास, आपको हिंदी की भी क्लास मिलने लगेगी। बाकी भी सारी क्लासें, अंग्रेजी की क्लास भी मिलेगी आपको। तो वो सारी क्लासें हमको अभी एक दो दिन में अरेंज हो जाएगा, एक दो दिन में मिलने लगेंगी सारी क्लासें आपको। तो इकोलॉजी अपना सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एक बहुत पुराना वाक्य है, बहुत पुराना। अगर आप कहते हैं लोग, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं परिस्थिति। परिस्थिति क्या होता है, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। परिस्थिति को इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी ये शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द ओकस और लोजिस से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द ओकस और लोजिस से मिलकर बना है। ओकस का मतलब होता है रहने का स्थान, और जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जीव के जो रहने के स्थान का अध्ययन करना क्या कहलाता है, परिस्थिति कहलाता है। देखो, परिस्थिति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, पूछा जाता है। जब परिस्थिति का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1890 में, नहीं 1866 में, सॉरी 1866 में अर्नस्ट हैकल्स द्वारा किया गया था। अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। मतलब इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1866 में अर्नस्ट हैकल द्वारा। और क्या बताया गया था इसमें, जीवों के पर्यावास और उनके निकेतन। इसमें जो बताया गया था जीवों के पर्यावास इसमें जीवों के पर्यावास और निकेतन। पर्यावास माने होता है जीवों का आवास। पर्यावास होता है जीवों का आवास। तो जीवों का आवास कैसा होता है, संकुचित भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। जीवों का आवास। तो पर्यावास दो तरीके से पढ़ा जाता है। जीवों का आवास होता है, जो जीवों का आवास कैसा होता है, एक तो व्यापक होता है। जीवों का आवास व्यापक होता है, जैसे जंगल में भी जीव रहते हैं। तो जंगल क्या है, बहुत बड़ा स्थान है। और संकुचित भी होता है, जीवों का स्थान संकुचित भी होता है। जैसे होता है, तो संकुचित भी होता है। तो जैसे होता है मछली, जैसे मछली है तो उनका एक स्थान संकुचित है। कि जंगल वाले, देखो जंगल वाले क्या होता है कि जो जीव जंगल में रह सकते हैं वो बाहर भी रह सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं उनका स्थान संकुचित ही होता है, कि वे वहीं पर उनका आवास, उनका मतलब जो होता है प्रजनन पोषण जो भी होता है उनका उसी स्थान में मछली होती है। तो मछली का क्या होता है, पानी के अलावा इनका कहीं भी नहीं हो सकता है। अगर पानी से इन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित भी नहीं रह सकती हैं। तो इनका वो स्थान कैसा होता है, संकुचित स्थान होता है। और जैसे व्यापक स्थान में जंगल आता है। जंगल में जो लोग जंगल में रहते हैं वो मरुस्थल में कहीं भी स्थान पर रह सकते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं तो जो जंगल में रहते हैं वो कहीं भी जगह रह सकते हैं। तो उनका कैसा स्थान, जैसे जंगल में रहता है शेर, शेर को जंगल के अलावा भी कहीं रहना चाहे तो भी रह सकता है। शेर होता है, जैसे हाथी होता है। तो इन्हें जंगल के अलावा जी अगर भी ये रहना चाहें तो ये लोग वहां पर ये जीव रह सकते हैं। लेकिन मछली एक ऐसी उनका स्थान संकुलित
संकुचित भी है स्थान है, यानी जो अगर वो मछली पानी में ही जीवित रह सकती है, अगर पानी से अगर निकाला जाए तो ये जीवित नहीं रह सकती है। तो अब आता है जैसे इसके घटक क्या क्या है, जो पर्यावास के घटक क्या है, पर्यावास के घटक है जल, भोजन और आवास। पर्यावास इसके जो घटक हैं, पर्यावास के जो घटक हैं वो हैं जल, भोजन और है आवास। यानी जीवों का, इसमें जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता और आवास, इन तीनों के बारे में अगर पढ़ते हैं वो जीवों का पर्यावास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। भोजन, उसके जीवों के भोजन के बारे में, उसके आवास के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसके घटकों, इसके पर्यावास के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। फिर आता है निकेतन, फिर आता है जैसे निकेतन। तो निकेतन क्या होता है कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास तो एक हो सकता है, जैसे विभिन्न भिन्न जीव हैं उनका पर्यावास तो एक हो सकता है। जैसे हाथी है, हाथी जंगल में भी रह सकता है और स्थानीय जगहों में भी रह सकता है। तो पर्यावरण, और जबकि निकेतन क्या होता है कि पर्यावास तो एक हो सकता है लेकिन इनकी कार्य करने की क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो जैसे क्या होता है, बताया जाता है कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास तो एक हो सकता है और इनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। कार्यात्मक क्षमता या इकाई या ये व्यापारिक क्या कहलाती है, इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है तो क्या कहलाता है, निकेतन के अंतर्गत इसे रखा जाता है। मतलब क्या है, इसके जो क्या है कार्यात्मक क्षमता या व्यापारिक इकाई क्या कहलाती है, निकेतन कहलाती है। कहने का मतलब हुआ ये है कि कार्यात्मक क्षमता या इकाई क्या कहलाएगी, देखो इसका होता है भिन्न 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 जीवों का पर्यावास, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन इनके कार्य करने की क्षमता जो होती है, लेकिन इनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। अलग अलग होती है और इसके जो कार्यात्मक क्षमता जो होती है, कार्यात्मक क्षमता इनकी कार्यात्मक क्षमता, इनकी जो कार्यात्मक क्षमता होती है या इकाई, इसे व्यापारिक कहते हैं। जो इनकी कार्यात्मक क्षमता है ये क्या होती है, व्यापारिक होती है। व्यापारिक, एक क्वेश्चन भी आया था कि एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जाम में कि किसी भी जीव की व्यापारिक इकाई जानी जाती है, तो किसी भी जीव की जो व्यापारिक इकाई जानी जाती है वो निकेतन से जानी जाती है। किसी भी जीव की अगर व्यापारिक इकाई जानेंगे तो किससे जानेंगे, निकेतन से जानते हैं इसे। फिर आता है, निकेतन से जानते हैं। फिर आता है इसका पारिस्थितिकी, जो इकोलॉजी तो आप समझ गए होंगे, यानी पारिस्थितिकी मतलब होता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पेपर में पूछा जाएगा कि इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ओकस और लोजो से मिलकर बना है। ठीक है, तो ओकस का मतलब होता है रहने का स्थान, ओकस का मतलब होता है रहने का स्थान, और लॉजिस का मतलब अध्ययन करना, यानी किसके, जीवों के, यानी किसके स्थान, जीवों के। तो जीवों के रहने के स्थान का जो अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, परिस्थितिकी के द्वारा किया जाता है। तो और इसका सबसे पहले परिस्थितिकी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और 1866 ईस्वी में किया था। अब आता है जैसे इसे परिस्थितिकी को दो भागों में पढ़ते हैं। एक पर्यावास, इनका जो जीव रहते हैं उनका एक पर्यावास होता है और निकेतन होता है। निकेतन क्या होता है, उसका व्यापारिक इकाई होती है। किसी भी जीव की व्यापारिक इकाई निकेतन कहलाती है। और पर्यावास में क्या होता है, जीवों का आवास होता है, यानी जीव दो तरीके से रहते हैं। व्यापक आवास होता है इनका, एक व्यापक स्थान रहने का स्थान होता है, और एक संकुचित स्थान होता है। संकुचित माने होता है कि जहां पर
जीव सरवाइव कर पाए, मतलब जहाँ पर जीव रह रहा है कि वहीं की वातावरण पर ही वो रह सकता है, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं रह सकता है। और व्यापक में क्या होता है, जैसे जंगल, बहुत बड़ा जंगल, जो जिस जंगल में पशु रहते हैं वो स्थानीय जगहों पर भी रह सकते हैं। अब इसे जीवों का आवास के जो घटक होते हैं, मतलब जल, भोजन और आवास, जल, भोजन और आवास, ये तो मेन बात थी। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं के द्वारा यहीं से पूछा जा सकता है और यहीं से पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा पारिस्थितिकी होता है। अब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, ये तो पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया था। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ये पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जो लोग पहली बार अभी वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो, उनका नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो उन्हें पहले टाइम से मिलते रहे, जिससे कि उनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी टाइम से बनती रहे और अच्छे नंबर प्राप्त कर जाएं। क्या फिर आता है इसे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है कि इसे किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र तो होता है किसी भी जीव की प्राकृतिक तथा क्रियात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो ये होता है किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन, किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन, किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन किसका करना है? उसकी प्राकृतिक और कार्य क्षमता का, प्राकृतिक और कार्य क्षमता का अध्ययन किसका करना? प्राकृतिक और कार्य क्षमता का। किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, प्राकृतिक और कार्य क्षमता का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। किसी भी जीव का प्राकृतिक और कार्य क्षमता का अध्ययन, वो भी किसके तरीके से किया जाए? वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो जैविक और अजैविक घटक के बीच अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। देखो, या और इसका दूसरी परिभाषा के हिसाब से हम कर सकते हैं, जैविक तथा अजैविक। अब दूसरे तरीके से हम इसे कह सकते हैं जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक घटक के बीच जैविक घटक के बीच अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन। अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दूसरी भाषा में से हम कह सकते हैं कि जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब आता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने और 1935 में। अब यहाँ पर देखो, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। 1935 में किया था। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में किया था। फिर आता पारिस्थितिकी के जो घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसके दो घटक हैं, जैविक तथा अजैविक। अभी हमने बताया था परिभाषा में कि जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, एक तो है जैविक, एक घटक है जैविक
और दूसरा घटक है अजैविक। यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन उसकी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार, ये भी कह सकते हैं किसी भी जीव का वैज्ञानिक अध्ययन प्राकृतिक और उसकी क्षमता के अनुसार करते हैं तो क्या, तो भी उसे पारिस्थितिक इकोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत ही करते हैं। और इसे दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच अंतर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। अब आता है परतंत्र के घटक। तो परतंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या होता है, उत्पादन होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटन होता है। जैविक में क्या होता है, उत्पादन, जैविक में उत्पादन होता है और उपभोक्ता होता है और अपघटन होता है। उपभोक्ता उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन को जैविक के अंतर्गत रखते हैं, जबकि भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, भौतिक कारक, भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक का अध्ययन जो हम करते हैं वो अजैविक कारक के अंतर्गत, अजैविक घटक के अंतर्गत करते हैं। जैविक का क्या करते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज अब पढ़ते हैं जैविक। जैविक में क्या आता है, जैसे उत्पादक, उत्पादक और कौन से उत्पादक, जैसे समस्त जो वनस्पति जगत है पोषण का जो निर्माण करता है, जो पोषण का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कौन क्या कहलाते हैं, उत्पादक, देखो उत्पादक जो पोषण का निर्माण करते हैं, जो पोषण का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे होता है पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, मतलब उत्पादक क्या है, जो पोषण का निर्माण करते हैं, जो निर्माण करता होते हैं। जैसे होता है पोषण का निर्माण करता वनस्पति होती है, समस्त पेड़ पौधे। तो ये कैसे क्या क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा और वायुमंडल से CO2 लेकर, सूर्य की ऊर्जा वायुमंडल से CO2 लेकर, मृदा से खनिज लवण लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषी भी कहलाते हैं। उत्पादक, जो उत्पादक होते हैं उसे स्वपोषी भी कहते हैं। और ये अपना भोजन का निर्माण जो क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, जो भोजन का अपना निर्माण स्वयं करते हैं। तो फिर आता है इसे उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। फिर आता उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, जो क्या करता है कि उपभोक्ता क्या आता है, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो क्या होते हैं, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी क्या कहलाते हैं, जो अपना भोजन किसे, पशुओं से प्राप्त करते हैं। और सर्वाहारी क्या कहलाते हैं, जो अपना भोजन पेड़ पौधे और मांस दोनों से प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। फिर आता है अपघटक, फिर आता है अपघटक, फिर आता है अपघटक। तो अपघटक क्या होता है, अपघटक जैसे मृतक पोषी जीव होते हैं, मृतक पोषी जीव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कवक और शैवाल, कवक और शैवाल तो अपघटन कर देते हैं। ये सड़ा गला के क्या करते हैं, बिल्कुल ही नष्ट करके उसे उनका अपघटन कर देते हैं। तो ये क्या कौन कौन से होते हैं, कवक और शैवाल, ये कहलाते हैं कवक और शैवाल कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अजैविक कारक। ठीक है,
तो अजैविक कारक को अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में अजैविक कारक के जो भौतिक कारक है, कार्बनिक कारक है, अकार्बनिक कारक, ये क्या होते हैं। और इसी के साथ थोड़ा हम संदेश भी देना चाहते हैं, एक बताना चाहते हैं स्टोरी। जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं बिल गेट्स, जिनके बारे में, जिनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिनके जीवन से हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल गेट कौन थे? बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो उनका जो माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट को उन्हें डेवलप किया था, जो आज तक अभी तक हर 80% लगभग सारे का उसमें यूज 80 क्या वो तो 100% लगभग हो रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट पर ही तो सारा सिस्टम चल ही रहा है। तो क्या था कि इनकी 3 बातें थी कि किसी के साथ अपनी तुलना कभी मत करिए, किसी के साथ अपनी तुलना कभी मत करिए। और किसी के साथ आप अपनी अगर तुलना करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपना खुद का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने बताया थी, एक दूसरी बात बताई थी, यदि आप अच्छा नहीं बन सकते हो तो आप अच्छा, अगर आप अच्छा बना नहीं सकते हो, अगर आप अच्छा बना नहीं सकते हो तो अच्छा लगने जैसा तो कुछ काम कर ही सकते हो, जैसे कि कुछ अच्छा लगे। फिर आता है सफलता का सेलिब्रेशन। सफलता का तो सेलिब्रेशन करना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कहना है सफलता का जो सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन असफलता से भी हमें कुछ ना कुछ जो सीख मिल रही है उसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। और आप अभी तक अगर आपने वीडियो को इसे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर पढ़ाने का, आप हमें बेहतर से बेहतर करने का अवसर प्रदान करेगा। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब आप जरूर करें।